राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 25 जून 1975 की आधी रात ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी की ये आवाज, इसने जैसे पूरे देश को सकते में डाल दिया था। जी बिल्कुल, एक ऐतिहासिक क्षण, लेकिन अंधेरे में डूबा हुआ। आज हम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के उसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं विवादास्पद अध्याय 1975 के आपातकाल पर बात कर रहे हैं। आज इसे 50 साल हो रहे हैं। हाँ, 50 साल। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया था। और ये अनुच्छेद सरकार को आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाने की शक्ति देता था, है ना? जी बिल्कुल। और ये दौर फिर पूरे 21 महीने चला, मार्च 1977 तक। तो आज इस चर्चा में हम टाइम्स नाउ डिजिटल के एक लेख के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये आपातकाल आखिर लगा क्यों। हाँ। मतलब इसके पीछे क्या घटनाएं थी। हाँ, और उन 21 महीनों में हुआ क्या बड़े घटनाक्रम हुए। और हाँ, इसका हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा। और ये भी कि जैसा स्रोत बताता है, आज की सरकार इसे संविधान हत्या दिवस क्यों मानती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा दौर था जिसने भारत के लोकतंत्र की जड़ें हिला दी थीं। आप सोचिए, नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। हाँ। बड़े बड़े विपक्षी नेता, मतलब दिग्गज नेता, रातों रात जेल में। प्रेस की आजादी खत्म, अखबारों पर सेंसरशिप लग गई। सारी शक्ति जैसे एक जगह सिमट गई थी, प्रधानमंत्री कार्यालय में। हाँ बिल्कुल, सारी शक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रित हो गई। ऐसा लगा मानो सारे नियम कानून एक व्यक्ति की मर्जी के अधीन हो गए हों। तो ये नौबत आई कैसे? मतलब इंदिरा गांधी, जिन्हें कभी कांग्रेस के ही बड़े नेता गूंगी गुड़िया समझकर लाए थे। हाँ, सिंडिकेट में उन्हें लगा था कि वो उनके नियंत्रण में रहेंगी। लेकिन वो देखते ही देखते एक बहुत ताकतवर नेता बन गए। ये कैसे हुआ? देखिए, उन्होंने शुरू से ही कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे ये साफ हो गया कि वो किसी के इशारों पर नहीं चलेंगी। हाँ। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हाँ, और वो भी वित्त मंत्री मोरारजी देसाई से बिना पूछे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। जी। फिर 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे, लेकिन इन्होंने वीवी गिरी का समर्थन किया और जितवा दिया। इससे कांग्रेस टूट भी तो गई थी। हाँ, पार्टी टूट गई, उन्हें पार्टी से निकाला गया और उन्होंने अपनी कांग्रेस आर बना ली। फिर 1971 का चुनाव आया, गरीबी हटाओ का नारा, और जबरदस्त जीत मिली। फिर बांग्लादेश युद्ध की विजय ने तो उनकी लोकप्रियता मतलब आसमान पर पहुंचा दी थी। लेकिन इसी कामयाबी के बीच कुछ ऐसी चीजें भी हो रही थी जो देश को आपातकाल की तरफ धकेल रही थीं। वो क्या थी? हाँ, यहीं पर चीजें बदलने लगी। देखिए, मोटे तौर पर 5 बड़ी घटनाएं थी। पहला, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन 1973-74 में। छात्रों का आंदोलन था वो? जी, छात्रों का आंदोलन, जो इतना बड़ा हो गया कि चिमनभाई पटेल सरकार को बर्खास्त करना पड़ा। फिर दूसरा, बिहार में जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, संपूर्ण क्रांति। हाँ बिल्कुल, उन्होंने छात्रों के आंदोलन को नेतृत्व दिया और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इंदिरा हटाओ की मांग होने लगी। ये बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था। और तीसरा था जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में 1974 की रेल हड़ताल। उसने तो जैसे पूरे देश को ठप कर दिया था। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया होगा। बहुत ज्यादा। और उसी दौरान रेल मंत्री एल.एन. मिश्रा की हत्या हो गई। उससे स्थिति और बिगड़ी। और चौथा, वो कोर्ट केस। हाँ, वो शायद सबसे निर्णायक मोड़ था। राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को चुनौती दी थी। और 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का वो ऐतिहासिक फैसला आया। जी, जिसमें इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया और उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री पद पर बने रहने पर सवाल उठ गया। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 24 जून को सशर्त स्टे तो मिल गया था, लेकिन नैतिक रूप से वो कमजोर पड़ गई थी और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। और पांचवी घटना, वो थी 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की बहुत बड़ी रैली। उसी दिन जिस रात आपातकाल लगा। जी हाँ, उस रैली में जेपी और मोरारजी देसाई जैसे नेताओं ने पुलिस और सेना से अपील की कि वो सरकार के असंवैधानिक आदेशों को न माने। मोरारजी देसाई ने तो कहा था कि ये महिला हमारे आंदोलन के सामने टिक नहीं पाएगी। हाँ, ऐसा कहा जाता है। और कहते हैं कि इसी रैली के बाद उसी रात आपातकाल लगाने का अंतिम फैसला ले लिया गया। और आपातकाल लगते ही क्या हुआ? गिरफ्तारियां तुरंत। जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, सब बड़े नेता जेल में। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। और प्रेस का क्या हुआ? सेंसरशिप? बिल्कुल, प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई।
अखबारों को कुछ भी छापने से पहले मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी लेनी पड़ती थी। मैंने पढ़ा है कि इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने विरोध में संपादकीय की जगह खाली छोड़ दी थी। हाँ, वो एक तरह का मौन विरोध था, ये दिखाने के लिए कि आवाज दबा दी गई है। इसी दौरान संजय गांधी के नेतृत्व में वो जबरन नसबंदी कार्यक्रम की भी बहुत चर्चा होती है। ओह, वो आपातकाल का एक बहुत ही काला अध्याय माना जाता है। सरकारी आंकड़े खुद मानते हैं कि 1976 में लाखों लोगों की नसबंदी की गई और कई जगह जबरदस्ती के आरोप लगे। ये संजय गांधी के प्रभाव को भी दिखाता है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके की घटना तो दिल दहला देती है। द वीक की एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था। हाँ, तुर्कमान गेट, वहां सौंदर्यीकरण के नाम पर बस्तियां उजाली गईं, लोगों को जबरन हटाया गया, घर गिरा दिए गए। उसी रिपोर्ट में एक 74 साल की महिला मेहरुनिशा का जिक्र था। वो कहती हैं, कोई चेतावनी नहीं दी, मेरे पति ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी। बहुत ही भयावह। ये सिर्फ घर उजाड़ना नहीं था, ये मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन था। नसबंदी का भी दबाव था वहां। और न्यायपालिका, उसका क्या रोल रहा? न्यायपालिका पर भी गंभीर सवाल उठे, खासकर एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस में। 1976 का ये मामला है। इसमें क्या हुआ था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से ये कहा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार, यहां तक कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबेस कॉर्पस का अधिकार भी निलंबित रहेगा। मतलब सरकार किसी को भी बिना कारण बताए जेल में डाल सकती है और वो अदालत भी नहीं जा सकता। मोटे तौर पे यही मतलब था। इसे भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले फैसलों में से एक माना जाता है। इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। और फिर वो 42वां संशोधन आया, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, 1976 में। इसने संविधान में बहुत बड़े बदलाव किए। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्य भी। जी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और कहा गया कि ये मौलिक अधिकारों से ऊपर हैं। लेकिन सबसे विवादास्पद क्या था उसमें? सबसे विवादास्पद था न्यायपालिका की शक्तियों को कम करना और संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करना। न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित कर दिया गया। ये संविधान के मूल ढांचे मतलब शक्ति संतुलन के सिद्धांत के बिल्कुल उलट था। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता, जनांदोलन और एक कोर्ट के फैसले ने मिलकर आपातकाल की जमीन तैयार की। हाँ बिल्कुल। और फिर उन 21 महीनों में हमने देखा कि कैसे लोकतंत्र को निलंबित किया गया, नागरिकों के अधिकार छीने गए, प्रेस को चुप कराया गया, जबरन नसबंदी और तुर्कमान गेट जैसी घटनाएं हुई, मानवाधिकारों का हनन हुआ और संविधान तक में ऐसे बदलाव कर दिए गए जिनके दूरगामी परिणाम हुए। जी, और शायद इन्हीं सब वजहों से मौलिक अधिकारों का निलंबन, न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती, प्रेस पर सेंसरशिप और संविधान में व्यापक बदलाव, इन्हीं सब को देखते हुए स्रोत बताता है कि वर्तमान सरकार इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में देखती है। ये पूरा घटनाक्रम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लोकतंत्र में सत्ता और नागरिक अधिकारों के बीच का संतुलन कितना नाजुक होता है। बिल्कुल, एक जरूरी सबक है ये। हाँ, और ये सवाल हमेशा हमारे सामने रहेगा कि राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच वो सही रेखा, वो सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए। इतिहास के ये अध्याय हमें इसी सवाल पर बार बार सोचने को विवश करते हैं।